हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पायल विट्स चैनल पे। तो कल तक हमने यहाँ तक पढ़ा था, आज हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग दीवान ए खैरात की स्थापना की। सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या फिरोज तुगलक के समय थी। दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने एक नए विभाग दीवान ए बदगान की स्थापना की। इसने सैन्य पदों को वंशानुगत बना लिया। इसने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाही की रचना की। इसने जियाउद्दीन वर्णी एवं शम्स ए खिराज अफीफ को अपना संरक्षण प्रदान किया। फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से संस्कृत के 1300 ग्रंथ प्राप्त हुए। उनमें से कुछ को फारसी भाषा में अनुवाद अजीजुद्दीन किरमानी नामक फारसी के विद्वान ने की। संस्कृत से फारसी भाषा में अनुदित सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ दयाल ए फिरोज शाही थी, जो दर्शन और नक्षत्र। सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवा एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग दीवान ए खैरात की। सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या फिरोज तुगलक के समय थी। दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने एक नए विभाग दीवान ए बदगान की स्थापना की। इसने सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया। इसने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाही की रचना की। इसने जियाउद्दीन वर्णी एवं शम्स ए खिराज अफीफ को अपना संरक्षण प्रदान किया। फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से संस्कृत के 1300 ग्रंथ प्राप्त किए। उसमें से कुछ को फारसी भाषा में अनुवाद अजीजुद्दीन किरमानी नामक फारसी के विद्वान ने किया। संस्कृत के फारसी भाषा में अनुदित सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ दलाइल ए फिरोज शाही थी, जो दर्शन और नक्षत्र विभाग से संबंधित ग्रंथ था। इसने चांदी एवं तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी करवाए, जिसे अद्दम एवं मिख्खु कहा जाता है। फिरोज तुगलक की मृत्यु सितंबर 1388 ईस्वी में हो गई। फिरोज काल में निर्मित खान ए जहां तेलगानी के मकबरा की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर के मस्जिद से की जाती है। सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था। इसका शासन दिल्ली से पालम तक ही रह गया। तैमूर लंग ने सुल्तान नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। नसीरुद्दीन के समय में ही मलिक उपाधि धारण कर एक हिज्जा मलिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। सैयद वंश 1414 ईस्वी में सैयद वंश की स्थापना खिजर-खां था। इसने सुल्तान की उपाधि न धारण कर अपने को रैयत-ए-आला की उपाधि से ही खुश रखा। खिजर-खां तैमूर लंग का सेनापति था। भारत से लौटते समय तैमूर लंग ने खिजर-खां को मुल्तान, लाहौर एवं दीपालपुर शासक नियुक्त किया। खिजर-खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजता था। खिजर-खां की मृत्यु 20 मई 1421 में हो गई थी। खिजर-खां के पुत्र मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण की थी। वाहिया बिन अहमद सरहिंद को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। इसकी पुस्तक तारीख-ए-मुबारक शाही में सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। यमुना के किनारे मुबारक आबाद की स्थापना मुबारक शाह ने की थी। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था। सैयद वंश का शासक करीब 37 वर्ष
कर रहा था। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। वह 19 अप्रैल 1451 को बहलोल शाह गाजी की उपाधि में दिल्ली का सिंहासन पर बैठा। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोधी को दिया जाता है। बहलोल का प्रचलन करवाया। वह अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारता था। वह अपने सरदारों को खड़े रहने पर सामने खड़ा रखता था। बहलोल लोधी का पुत्र निजाम खां 17 जुलाई 1490 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की। भूमि के लिए मापन के प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोधी ने किया। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोधी था। सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया। इसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरंगे सिकंदरी से अनुवाद हुआ। इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तोलने के लिए दे दिया था। इसने मुसलमानों को ताजिया निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोधी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 ईस्वी को हो गई। इसी दिन इसका पुत्र इब्राहिम शाह की उपाधि का आगरा के सिंहासन पर बैठा था। भोपाल दिल्ली के प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों मुख्यतः होली में भाग लेता था। दिल्ली की मोट मस्जिद सिकंदर लोधी के प्रधानमंत्री मियां भोईया ने 505 में बनवाई। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी बाबर से हार गया। इस युद्ध में वह मारा गया। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोधी एवं इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां ने दिया। सल्तनत शासन व्यवस्था केंद्रीय प्रशासन का मुखिया सुल्तान बलबल एवं अलाउद्दीन के समय अमीर प्रभावहीन हो गए। अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर था। लोधी वंश के शासनकाल में सल्तनत में मंत्री परिषद और मस्जिद कहा गया। मस्जिद एक खास एवं मस्जिद एक खलवत की बैठक होती रही। बार एक खास इसमें सुल्तान ने सभी दरबारियों खानों अमीरों मालिकों और अन्य रईसों को बुलाता था। बाय-ए-आजम सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांशतः भाग पूरा करता था। सल्तनत काल में दीवाने रियासत धार्मिक मामलों पवित्र स्थानों तथा योग विद्वानों और धर्मपरायण लोगों को वजीफा देता था। इसका अध्यक्ष प्रमुख सदन होता था जो साधारणतः प्रधान काजी होता था। वह न्याय विभाग का भी अध्यक्ष होता था। दीवाने ईशानामा विभाग राजा के पत्राचार से संबंध रखता था। मंत्री राजस्व विभाग का प्रमुख मुशर्रिफ ए मुमालिक प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय एवं व्यय का लेखा जोखा, उधार दिए गए धन का हिसाब रखना। खजीन कोषाध्यक्ष आरिज ए मुमालिक दीवाने अज्र अथवा शरद उल सुदूर धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख। काजी उल कजात सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी। वरीद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी। वकील ए दर सुल्तान व्यक्ति सेवाओं की देखभाल। दीवान ए खरीद दान विभाग। दीवान ए बदगान दास विभाग। दीवान ए इस्तिहाक पेंशन विभाग। दीवान ए मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी। दीवान ए कोही मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान ए अर्ज बलबल। दीवान ए बदगान फिरोज शाह तुगलक। दीवान ए खैरात फिरोज शाह
तुगलक दीवान-ए-इस्तिहाक फिरोज शाह तुगलक साम्राज्य के विभिन्न भागों में चल रही गतिविधियों को पूर्ण जानकारी के लिए दूतों की नियुक्ति की जाती थी। ये दूत वरीद कहलाते थे। शासक के सबसे ज़्यादा विश्वास पात्र लोग ही मुख्य वरीद के पद पर नियुक्त किए जाते थे। लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज तुगलक ने की थी। यह विभाग नहरों एवं सार्वजनिक निर्माण करते थे। सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा हुआ था, जिसे एकता या सूबा कहा जाता था। यहाँ का शासन नायब या बल्ली या मुफ्ती द्वारा होता था। एकताओं को सिक्कों में विभाजित किया जाता था, जहाँ का प्रमुख अधिकारी सिकदार होता था, जो एक सैनिक अधिकारी था। उग्र मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर, खराज, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर, ज़कात, मुसलमानों पर धार्मिक कर, जजिया, गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर, नोट, खम्भ, यह लूटे हुए धन खानों अथवा भूमि में गड़े हुए खजानों से प्राप्त संपत्ति का एक भाग था, जिस पर सुल्तान का अधिकार था, तथा शेष 4/5 भाग पर उसके सैनिकों अथवा खजाने को प्राप्त करने वाले व्यक्ति का अधिकार होता था। परंतु फिरोज तुगलक को छोड़कर अन्य सभी शासकों ने 4/5 हिस्सा स्वयं अपने लिए रखा। सुल्तान सिक्के लोदी ने गड़े हुए खजानों में से कोई हिस्सा नहीं लिया। सिक्कों को परगनों में विभाजित किया गया था। आमिल परगने का मुख्य अधिकारी था और मुशर्रिफ लगान को निश्चित करने वाला अधिकारी एक शहर या 100 गांवों के शासन की देखरेख अमीर-ए-सदा नामक अधिकारी करता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होता था। ग्राम में सबसे अधिक प्रभावशाली लोग खूत और मुक़स्सद थे। ग्राम का एक पटवारी होता था। सुल्तान की स्थायी सेना को खासखील नाम दिया गया था। मंगोल सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली को सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया। सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन अंगुली तथा अरीद कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने एकता प्रथा को समाप्त किया था। एकता प्रथा की दोबारा शुरुआत फिरोज तुगलक ने की थी। सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े तुर्की, अरब एवं रूस से मंगाए गए थे। हाथी मुख्य बंगाल से मंगाए गए थे। सल्तनत कालीन कानून शरीयत, कुरान एवं हदीस पर आधारित थे। मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत थे: कुरान, हदीस, इजमा व कयास। सुल्तान सप्ताह में 2 बार दरबार में न्याय करने के लिए उपस्थित होता था। सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को उत्तराई कहा गया है। भूमि की नाप जोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण मसाहत कहलाता था। इसकी शुरुआत अलाउद्दीन ने पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि खालसा भूमि कहलाती थी। अलाउद्दीन ने दान दीन गई अधिकांशतः भूमि को छीनकर खालसा भूमि में परिवर्तन कर दिया। सल्तनत कालीन मुद्रा व्यवस्था चांदी के टके और तांबे के दिवसों पर आधारित थी। देवल सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी, जो 5 भाइयों के परिवार के अंग थे। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ है जीत का शहर। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना विद्यारण्य संत से आशीर्वाद प्राप्त कर की थी। हरिहर
हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना विद्यारण्य संत से आशीर्वाद प्राप्त कर की थी। हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। खंडहर तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा तेलुगु थी। हम्पी के भग्नावशेषों को कर्नल कॉलिन मैकेंजी द्वारा प्रकाश में लाया गया। हरिहर एवं बुक्का पहले वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे। विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः निम्न वंशों ने शासन किया: संगम, तुलुक एवं अराविंडु वंश। बुक्का प्रथम ने वेदमार्ग प्रतिष्ठान की उपाधि धारण की। हरिहर द्वितीय ने संगम शासकों में सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। इटली का यात्री निकोला कांटी विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासन के बारे में विस्तृत वर्णन किया। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया ताकि जल की कमी दूर करने के लिए नगर में नहरें ला सके। सिंचाई के लिए उसने हरिंद्रा नदी पर भी बांध बनवाया। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था। इसे इवाड़ी देवराय भी कहा जाता है। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय सेकंड के शासनकाल में विजयनगर आया। इसके अनुसार विजयनगर में पुलिस वालों का वेतन वेश्यालय की आय से दी जाती थी। तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिनों तक देवराय द्वितीय के दरबार में रहे। फरिश्ता के अनुसार देवराय सेकंड ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों को भर्ती किया था एवं उन्हें जागीरें दी थी। एक अभिलेख में देवराय सेकंड को जगबेटकर कहा गया है। देवराय सेकंड ने सुधानिधि एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा। मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है। सालू नरसिंह ने विजयनगर में दूसरे राजवंश सालू वंश की स्थापना की। तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की। तुलु वंश का महान शासक कृष्णदेवराय था। वह 8 अगस्त 1509 को शासक बना। सालू वीर नरसिंह ने किया। तालु वंश का महान शासक कृष्णदेवराय था। वह 8 अगस्त ईस्वी को शासक बना। सालू कुंपा कृष्णदेवराय के योग्य मंत्री एवं सेनापति था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेवराय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया। कृष्णदेवराय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिंगोस पायस विजयनगर आया था। कृष्णदेवराय ने पुर्तगालियों को भटकल में किला बनाने की अनुमति दी थी। कृष्णदेवराय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। अष्टदिग्गज तेलुगु कवियों में अलसी सर्वप्रथम था, जो संस्कृत एवं तेलुगु दोनों भाषाओं का विद्वान था। इसे तुलु कविता का पितामह व आर्य कविता का पितामह की उपाधि प्रदान की। उसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है। कृष्णदेवराय ने तेलुगु में अमुक्त मांडव्य एवं संस्कृत में जाम्बवती कल्याण और उपा परिणय की रचना की। विजयनगर साम्राज्य में नदीनागरी लिपि का प्रयोग होता था। नागलपुर नामक नए नगर हजारा राम एवं विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेवराय ने करवाया था। इसके अतिरिक्त कृष्णदेवराय ने चिदम्बर मंदिर, अम्बारम में पार्वती का मंदिर एवं कांचीपुरम में वरदराज एवं एकम्बरनाथ का मंदिर निर्माण करवाया था। कृष्णदेवराय की मृत्यु 1529 ईस्वी में हो गई थी। कृष्णदेवराय
ने आर्धभोज, अभिनव भोज, आर्द्र पितामह आदि उपाधि धारण की थी। तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव था। राक्षसी तागड़ी या तालीकोटा या वन्नीहट्टी का युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी में हुआ था। इसी युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हुआ। विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ में शामिल था बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एवं बिदर। इस संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व अली आदिल शाह कर रहा था। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय कर रहा था। विजयनगर के राजाओं और बहमनी के सुल्तानों के हित 3 अलग-अलग क्षेत्रों में आपस में टकराते थे। तुंगभद्रा के दोआब में, कृष्णा गोदावरी के कंछार में और मराठवाड़ा प्रदेश में। तालीकोटा युद्ध के बाद सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर शासन करना प्रारंभ किया। विजयनगर के चौथे राजवंश अराविंदु वंश की स्थापना तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर पेनुकोंडा में किया। अराविंदु वंश का अंतिम शासक रंग तृतीय था। अराविंदु शासक वेंकट सेकंड के शासनकाल में ही वाडेयर ने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई का क्रम इस प्रकार था: प्रांत कोट्टम या बालनाडु, नाडु मेलाग्राम, पूर्व विजयनगर कालीन सेनानायकों को नायक कहा जाता था। ये नायक वस्तुतः भूसामंत थे जिन्हें राजा वेतन के बदले अथवा उनकी अधीनस्थ सेना के रखरखाव के लिए विशेष भूखंड दे देता था, जो अमरन कहलाता था। आयकर व्यवस्था प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था। इन ग्रामीण इकाइयों पर शासन हेतु 12 प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, जिनको सामूहिक रूप से आयकर कहा जाता था। ये अवैतनिक होते थे। इनकी सेवाओं के बदले सरकार इन्हें पूर्णतः लगान मुक्त व कर मुक्त भूमि प्रदान करती थी। इनका पद आनुवंशिक होता था। वह इस पद को बेच या गिरवी रख सकता था। ग्राम स्तर की कोई भी संपत्ति इन अधिकारियों की इजाजत के बगैर न तो बेची जा सकती थी और न ही दान में दी जा सकती थी। विजयनगर आने प्रमुख विदेशी यात्री निकोलो कॉन्टी, इटली 1420, देवराय प्रथम अब्दुल रज्जाक, फारस 1442, देवराय सेकंड, नूनीज पुर्तगाल, अछूराय डोमिंग पायस पुर्तगाल 1515 में, कृष्णदेवराय बारबोसा पुर्तगाल 1515-16, कृष्णदेवराय कर्णिक नामक आयगर के पास जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित समस्त दस्तावेज होते थे। विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत लगान था, भूराजस्व की दर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही और आगे कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए बाय।